Hello students, I'm Dr. Preeti Gupta, Associate Professor, Zoology Department. आज हम इकोलॉजी और ह्यूमन फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से एनवायरनमेंट हमारे फ्यूचर पर असर डाल रहा है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे प्राकृतिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, उस पर असर डालते हैं और काफ़ी एनवायरनमेंट को बदल दिया है इन निम्न कारकों ने। पहला है औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और नेचुरल कैलामिटीज जैसे अर्थक्वेक, फ्लड्स एक्सेट्रा। ये एक चित्र द्वारा समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, औद्योगिकरण, माइनिंग और खेती और आदि से हमारा पर्यावरण अफेक्ट होता है, उसका क्या असर होता है कि किस तरह से सारी चीजें जल में मिश्रित होती हैं और हेवी मेटल्स का ट्रांसफॉर्मेशन होके वो पानी में मिलते हैं और धीरे धीरे मिट्टी में ये लीचिंग कर जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पेड़ पौधों जड़ के द्वारा ये ह्यूमंस पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमंस द्वारा इंजेस्ट या लिए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं और फिर उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकीकरण क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज that transforms a human group from an agricultural land into an industrial one। यानी किसी खेती कर लैंड को बदल कर हम उसमें वहां पे औद्योगिक उद्योग लगा दें, उसे इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। ये हमारा आज की आधुनिकीकरण का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण सोशल चेंज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए हैं। Extensive organization of economy for the purpose of manufacturing is called as industrialization। क्या खास बातें होती हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की? That is characteristics of industrialization: the process in which society or country transforms itself from an agricultural society into one based on manufacturing of goods and services। यानी एक ऐसी सोसाइटी जो प्राइमरीली पहले खेती पर निर्भर करती थी, अब धीरे धीरे इंडस्ट्रीज के निर्माण होने के कारण सामान की और गुड्स के निर्माण कार्य में लग जाती है। Individual manual labor is often replaced by mechanized mass production and craftsmen are replaced by assembly lines। वही कि मानव जो श्रम है उसको मशीनों ने रिप्लेस कर दिया। Industrialization also includes use of technological innovation to solve problems as opposed to superstition or dependency upon conditions outside human control such as weather। इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक और पार्ट है कि टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं सो दैट हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं हम अदरवाइज प्राकृतिक आपदाओं पे या प्राकृतिक कंडीशंस पे निर्भर करती थी, उनको भी हमने सुलझा लिया इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेक्नोलॉजी के उपयोग से। 1926 में कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मतलब 1700 से शुरू हो गया था, 1700 सदी से 1700 ईस्वी से शुरू हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और धीरे धीरे 1800 से और 1926 तक तो डबल पहुंच गया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या औद्योगिकरण। 21वीं सेंचुरी के बिगिनिंग में 6 बिलियन इंडस्ट्रीज वर्ल्ड ओवर तैयार हो गई थी और it was coal that shifted the balance of power, using as a coal as a power source changed the way that we looked at the industry from energy generation to manufacturing। कोयले ने मुख्य रोल प्ले किया औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने में और एनर्जी जनरेशन से मैन्युफैक्चरिंग तक में कोल का उपयोग होने लगा। क्या असर रहा क्या इम्पैक्ट रहा इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकीकरण का? सारा ही एनवायरनमेंट पे असर हो गया, एयर पे, वायु पे, जल पे, मिट्टी या मृदा पे और हैबिटेट पे, आवास पे।
बिगेस्ट प्रॉब्लम वो क्या आई इंडस्ट्रियलाइजेशन से? एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्यों आया? क्योंकि स्मोक और एमिशंस जनरेटेड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। तो इंडस्ट्रियों से निकलने वाला धुआं प्लस फॉसिल फ्यूल्स के जलने से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन काफी मात्रा में बढ़ा। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है ईपीए, ये रेगुलेट करती है 80 डिफरेंट टॉक्सिन्स। इनको रेगुलेट करती है 80 से ज्यादा टॉक्सिन्स को फाउंड इन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन फ्रॉम एस्बेस्टस एंड डाइऑक्सिन टू लेड एंड क्रोमियम। एपीए ने कहा है कि ये जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस हैं, चाहे वो एस्बेस्टस हो, डाइऑक्सिन हो, लेड हो, क्रोमियम हो, इनकी कुछ मात्रा में रेगुलेशन होना चाहिए एज पर एपीए ईपीए रूल्स। और इन रूल्स के बनाए जाने के बावजूद फिर भी इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण कॉज करती हैं। सिमिलरली वाटर पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा फैक्ट्री से होता है, स्पेशली उन फैक्ट्री से जो कि नेचुरल वाटर सोर्सेज या प्राकृतिक जो जल संसाधन है, जैसे नदी, तालाब या समुद्र, उनके पास जो फैक्ट्रीज बनती हैं वो अपना सारा कचरा इन पानी के सोर्सेज में डालती हैं, कॉजिंग जल वाटर पोल्यूशन या जल प्रदूषण। तो टॉक्सिन्स किस किस प्रकार से होते हैं? सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस रूपी भी होते हैं। और ये सारे लोकल वाटर सप्लाईज को इनडायरेक्टली कंटेमिनेट या संक्रमित करते हैं। इसके अलावा जो ये पानी में जो ये पोल्यूटेंट्स जाते हैं वो धीरे धीरे मिट्टी में सीपन कर जाते हैं लैंडफिल्स में, और वेस्ट डिस्पोजल एरियाज कैन लीच टॉक्सिन्स टू लोकल, और धीरे धीरे मिट्टी से हमारी जो लोकल वाटर सप्लाई है उसमें भी ये एंटर कर जाते हैं, कॉजिंग वाटर पॉल्यूशन। सॉइल कंटेमिनेशन इज अनदर प्रॉब्लम। सॉइल का संक्रमित होना या कंटेमिनेट होना। लेड सबसे ज्यादा सॉइल में पाई जाती है। लेड इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सॉइल कंटेमिनेशन, पर और दूसरे हेवी मेटल्स भी पाए जाते हैं सॉइल में जो कि कंटेमिनेट करते हैं, और सॉइल को कंटेमिनेट करते हैं तो वो हमारी जो फसल है, क्रॉप, उसमें धीरे धीरे ये मेटल्स एंटर कर जाते हैं और अल्टीमेटली ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हैबिटेट का भी बहुत नुकसान हुआ है। जंगलों को काटा जाता है लकड़ी के लिए और जगह के लिए, और इकोसिस्टम्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है रोड बनाने के लिए, माइंस के लिए, मृदा पिट्स खोदने के लिए, और इवन इंडस्ट्रीज को बिल्ड करने के लिए, उसके लिए भी फॉरेस्ट काटा जाता है। तो नेचुरली जो वाइल्ड लाइफ है हमारी, उनका जो प्राकृतिक आवास है उसका बहुत हनन हुआ या डिस्ट्रक्शन हुआ है। और इस प्राकृतिक आवास के डिस्ट्रक्शन की वजह से वहां का लोकल इकोसिस्टम बहुत बुरी तरह से बिगड़ गया, और प्लांट्स और एनिमल्स एक्सटिंक्ट होने लगे हैं, और कई बार स्पीसीज बिल्कुल खत्म हो गई हैं जो अपने आप को उस बदलते एनवायरनमेंट में अडेप्ट नहीं कर पाई, तो वो एक्सटिंक्ट हो गई, टोटली खत्म हो गई हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक तो ये कि फैक्ट्रीज और लेजिस्लेटर्स कैन टेक मेजर्स टू हेल्प रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। मतलब फैक्ट्रीज और लेजिस्लेटर्स को ऐसे तरीके अपनाने चाहिए कि इंडस्ट्रीज के द्वारा पॉल्यूशन कम से कम मात्रा में हो। फर्स्ट एग्जाम्पल वाज कि लेड को गैसोलीन में से हटाया गया 1970 में, और हेंस लेड पे डिपेंडेंस कम हुई। तो अमाउंट ऑफ हेवी मेटल्स जो एनवायरनमेंट में एंटर हो रहे थे लेड की मात्रा को कम करने से वो काफी हद तक कम हुआ। Other option is to treat industrial waste to remove toxic components so that the rest of the waste can be disposed of safely. ये क्या कह रहा है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसको हम पहले ट्रीट करें, और ट्रीट करके उसके टॉक्सिक कंपोनेंट्स को हटा दें, ताकि जो बाकी बचा हुआ वेस्ट है उसको हम आराम से हटा सकें, डिस्पोज ऑफ कर सकें। हालांकि ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है, क्योंकि काफी लंबी प्रोसेस है, और बाय प्रोडक्ट्स बहुत निकलते हैं इस सफाई के काम में। फिर भी सॉइल पर जाने वाला जो वेस्ट मटेरियल है वो, उसमें हेवी मेटल्स की मात्रा और टॉक्सिक कंपाउंड्स की मात्रा को हम रिड्यूस कर सकते हैं, सो दैट वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन को काफी हद तक रोका जा सके।
और ये कंपनी है allgreencycling.com waste recycling कंपनीज, जो कि ई वेस्ट को भी सस्टेनेबल मैनर में हेल्प करने की कोशिश करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, चिमनीज के धुएं के कारण, और उसके कारण हरिकेन्स आते हैं, यानी तूफान आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि सर्दी आगे सरक गई है, और खूब बेटाइम बेमौसम ओले बारिश हो जाते हैं, या एकदम से तेज गर्मी पड़ रही है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, रिजल्टिंग इन लेवल ऑफ सी लेवल के राइज हो जाता है। एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स एंड इकोसिस्टम्स आल्सो अकर्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी शहरीकरण। शहरीकरण क्या है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज का निर्माण हुआ और फॉरेस्ट कटने लगे, खेत कटने लगे, तो लेबर्स, यानी लेबर्स या जो गांवों में रहते थे, वो धीरे धीरे शहर की तरफ पलायन करने लगे टू वर्क इन दीज फैक्ट्रीज में काम करने के लिए। तो धीरे धीरे अर्बनाइजेशन या शहरीकरण को बढ़ावा मिला एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो रूरल एरिया से, यानी गांवों से शहर में व्यक्तियों का मूवमेंट अर्बनाइजेशन या शहरीकरण कहलाता है। इसमें क्या होता है, पेरिफेरल एरिया जो सिटी का है वो बढ़ गया, दायरा बढ़ा। दायरा बढ़ने से इंफ्रास्ट्रक्चर में और काफी चेंज आने से ट्रैफिक इंक्रीज हुआ, टाइम बढ़ गया कम्यूटिंग में, आने जाने में। एसेंशियल सर्विसेज वर नॉट रीचेबल ऑन टाइम। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफी मुश्किल हो गई चीजों को मैनेज करना। तो क्या 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 कारण रहे अर्बनाइजेशन या शहरीकरण के? पहला तो मैंने आपको बताया, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, यानी शहरों से गांव से शहरों की तरफ पलायन करना, जॉब की तलाश में, फैक्ट्रीज में काम करने हेतु। फिर रूरल जो व्यक्ति है वो फील करता है कि अर्बन एरियाज का लाइफस्टाइल पे ज्यादा अच्छा है, और पैसे ज्यादा हैं, जॉब्स ज्यादा हैं, बेटर हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज है, एजुकेशन ज्यादा है, तो दे माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। और सेकंड अर्बनाइजेशन का मुझे मेजर इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि बर्थ रेट्स तो हाई रही, पर डेथ रेट डिक्रीज हो गई ड्यू टू इम्प्रूव हेल्थ सर्विसेज। तो डेथ रेट कम होने से शहरीकरण को बढ़ावा मिला। अर्बनाइजेशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं? एडवर्स भी होते हैं और बेनिफिशियल होते हैं। दे इम्पैक्ट सोशल और एनवायरमेंटल एरियाज, दोनों पर इसका असर होता है। एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं कि सिंस पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, लोगों की संख्या बढ़ती है, तो कंपटीशन हो जाता है, आपस में स्पर्धा बढ़ जाती है फॉर डिफरेंट बेसिक फैसिलिटीज। उसके बाद स्लम एरियाज बहुत इंक्रीज हो जाते हैं, यानी झुग्गी झोपड़ी बस्तियां छोटी छोटी, क्योंकि सब हेवीली पॉपुलेटेड होता है, और हाई स्टैंडर्ड रहना, थोड़ा कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसिव हो जाती है, तो सब स्टैंडर्ड हाउसिंग एंड पुअर लिविंग कंडीशंस ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि सब अफोर्ड नहीं कर पाते। फिर लैंड इनसिक्योरिटी, स्लम्स जो होती है, झुग्गी झोपड़ी, कच्ची बस्तियां जिसे हम कहते हैं हिंदी में, दे आर लोकेटेड ऑन लैंड, अनऑथराइज्ड लैंड में होती है, लैंड ओनर्स के द्वारा होती है। तो ये एक अर्बनाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट है। पुअर लिविंग कंडीशंस हो जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्राउडिंग हो रही है, भीड़ हो रही है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, आउटब्रेक ऑफ डिजीजेस ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है, पुअर लिविंग कंडीशन है, तो बीमारियां बढ़ती हैं, पानी, बिजली और उसकी समस्या आती है। अगेन नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो गया तो कंपटीशन बढ़ जाता है, तो जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, क्राइम बढ़ जाता है, पॉवर्टी या गरीबी बढ़ जाती है। इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ता है अर्बनाइजेशन का? टेम्परेचर, बिकॉज हमने फॉरेस्ट और जंगल तो नष्ट कर दिए, रेसिडेंसीज, लोगों की संख्या बढ़ गई, बिल्डिंग्स बढ़ गई,
तो टेम्परेचर जो है उस सिटी का ड्रेस्टिकली बढ़ जाता है। फिर वायु प्रदूषण होता है, फैक्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, सबसे निकलने वाला हार्मफुल धुआं और गैस, फैक्ट्रीज, व्हीकल सब एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। सिमिलरली वाटर पोल्यूशन की वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है ड्यू टू सीवेज फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड वाटर बॉडीज, वाटर पोल्यूशन। और ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, हैबिटेट या आवास का नाश होता है बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, क्योंकि लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, तो वो जो नेचुरल आवास थे, जंगल हैं और खेत हैं, उनको नष्ट किया जा रहा है सो दैट घर और फैक्ट्रीज का निर्माण किया जाए। तो बर्ड्स, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ सबकी जो नेचुरल हैबिटेट है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स ये हैं कि एज कम्पेयर टू विलेजेस यानी गांव, सिटीज में बेसिक एम्यूनिटीज कम्पेयर टू गांव ज्यादा अच्छी होती हैं। कन्वीनियंस होता है, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सर्विसेज, कल्चरल लाइफ, ये सब बहुत सोफिस्टिकेटेड लाइफ मिल जाती है। रिसोर्सेज काफी सारे पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू विलेजेस। एजुकेशनल फैसिलिटीज पाई जाती हैं। सोशल इंटीग्रेशन, कास्ट एंड रिलीजन्स, बहुत सारे जाति के लोग और रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं, तो एक सोशल इंटीग्रेशन और कल्चरल बैरियर्स का ब्रेक डाउन होता है और एक सोशल एकता यानी सोसाइटल इंटीग्रेशन का होती है आपस में शहर में रहने वाले लोगों में। इकोनॉमी इंप्रूव होती है बिकॉज हाईटेक इंडस्ट्रीज अर्न वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज एंड लॉट ऑफ मनी फॉर अ कंट्री इन द स्टॉक मार्केट्स। तो हमारा फॉरेन रेवेन्यू इंक्रीज होता है, तो इकोनॉमी हमारी सुधरती है इंडस्ट्रियलाइजेशन से। नेक्स्ट हम लास्ट में हम देख लेते हैं कि एनवायरनमेंट का हमारी ह्यूमन हेल्थ पे क्या असर हो रहा है, कि मनुष्य की जो हेल्थ है उसपे प्राकृतिक का जो भी हमने अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन पढ़ा, उसका हमारी हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है। सबसे पहले ह्यूमन पॉपुलेशन की इंक्रीजिंग के कारण नेचुरल रिसोर्सेज हमने डिस्ट्रॉय करने शुरू कर दिए। तो डिस्ट्रक्शन कैसे डिस्ट्रॉय? डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट फॉर फायरवुड, कंस्ट्रक्शन एंड फर्नीचर, ड्रिलिंग द बॉटम ऑफ द सी फॉर ऑब्टेनिंग ऑयल। पहले हमने फायरवुड, कंस्ट्रक्शन एंड फर्नीचर के लिए कर दिया, ड्रिलिंग द बॉटम ऑयल और फॉर ट्रांसपोर्टेशन, converting forest into agricultural land for growing and increasing food, use of water at residence and industries, construction of dams for water storage, land pollution due to the establishment of textile and dyeing and bleaching industries. In the process of making life more comfortable, we degraded the environment. The environmental pollution is the effect of all human activities like urbanization, industrialization, and population density. The greatest population is the pollution is the population growth. तो ये सारे एक जिस्ट में ये बताते हैं कि हमने कैसे अपने नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। एक तरफ तो हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, इंडस्ट्रीज कर रहे हैं, डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, पर उसी के साथ हम दूसरी तरफ अपने एनवायरनमेंट को भी डिग्रेड कर रहे हैं। ये अगेन वही पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या क्या फर्क है और हमने किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड किया है। और एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दीज डिग्रेडेशन इन द एनवायरनमेंट, हमने बहुत सारी डिजीजेस को न्योता दे दिया है, डिजीजेस हो रहे हैं। क्या क्या डिजीजेस हो रहे हैं? एपिडेमिक, एपिडेमिक से आज की तारीख में कोरोना पेंडेमिक है, which is one of the most important health hazard we can study. हम उसको आज इतनी सारी वर्ल्ड उसको झेल रही है, so that is one पेंडेमिक जो हम आज की तारीख में हम अपने एनवायरनमेंट के कारण हम उसको झेल रहे हैं। समटाइम्स क्या होता है, कुछ डिजीजेस ऐसे होते हैं कि जो कि एक ही सोसाइटी या लोकेलिटी में काफी एक टाइम पीरियड के लिए होते हैं, उनको हम एपिडेमिक्स कहते हैं। क्योंकि जैसे मॉनसून्स में भारी बारिश के कारण मलेरिया स्प्रेड होने लग जाता है, तो उस वेट एटमॉस्फेयर में मॉस्किटोज या मच्छर ग्रो करते हैं, तो उसको हम एपिडेमिक कहते हैं। एंडेमिक में कुछ ऐसे होते हैं जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी
रबिश कचरा जो हम स्लम में डालते हैं उसके कारण ये डिजीज होते हैं, तो उन्हें एंडेमिक कहते हैं। Chronic diseases which last for long period and cause pain. Water, air, and soluble diseases like asthma, lung cancer, burning sensation, etc. And communicable and non-communicable diseases. So इस तरह के इतने सारे हेल्थ डिजार्ड्स हैं जो एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करने के कारण होते हैं। थैंक यू।